हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 30 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्था ब्रिटेन में बनेगा। वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा बनाया गया है। मलयालम में लिखी गई नीलावु कुदचा सिमागल एस सोमनाथ की आत्मकथा है। अहमदाबाद में आदि महोत्सव और राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव 2023 का उद्घाटन अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड की, यहाँ उत्तराखंड नहीं लिख पाया है, तो उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई है। हाल ही में रचड रामटेरी का निधन हुआ। वे प्रसिद्ध अभिनेता थे। एनसीईआरटी ने किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द लिखने की सिफारिश की है। हाल ही में भारत ने कनाडा के साथ फिर से वीज़ा सेवा बहाली पर सहमति जताई है। परमाणु संचालित गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियों को लॉन्च करने वाला तीसरा देश चीन बना है। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज का पहला सवाल है, पैरा एशियन गेम्स में एक ही सीजन में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये शीतल देवी बनी है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीतल देवी। 27 अक्टूबर को चीन के होंगजू शहर में आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2023 में तीरंदाज शीतल देवी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसी के साथ वह एक सीजन में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। जम्मू कश्मीर की आर्मलेस आर्चर शीतल पैरों से निशाना साधती हैं। शीतल देवी ने इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। 16 साल की शीतल ने इससे पहले मिक्स्ड टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने कुल 3 मेडल जीते हैं, जिसमें महिला डबल्स का सिल्वर मेडल भी शामिल है। शीतल ने फाइनल में सिंगापुर की अलीम नूर सिहाई दाह को 144-42 से हराया है। महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो कंपनी ने ये योजना लॉन्च की है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जोमैटो। 27 अक्टूबर को फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना शुरू की है, जिससे महिलाओं को गर्भावस्था से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मातृत्व बीमा योजना से सामान्य डिलीवरी के लिए 25,000 रुपये तक और सिजेरियन सेक्शन के लिए 40,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत गर्भपात जैसी मदरहुड कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में 40,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। जोमैटो ने ACKO बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है, जो मातृत्व बीमा योजना को कवर देगी। इस बीमा का लाभ महिला डिलीवरी पार्टनर्स को जोमैटो की 1,000 फूड डिलीवरी पूरा करने पर मिलेगा। साथ ही मातृत्व बीमा योजना की लॉन्चिंग तक महिलाओं की ज्वाइनिंग को 60 दिन पूरे होने अनिवार्य हैं। जोमैटो की स्थापना पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने साल 2008 में की थी। जोमैटो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। देश में पहली बार रेफरेंस गैसोलीन और डीजल फ्यूल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया है हरदीप सिंह पुरी ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरदीप सिंह पुरी। 26 अक्टूबर को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC ने वाहनों के परीक्षण में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल फ्यूल रेफरेंस का उत्पादन शुरू किया है। इस फ्यूल को गाड़ियों की टेस्टिंग, इंजन कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। उन्होंने भारत में पहली बार IOC द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल फ्यूल का शुभारंभ किया है। रेफरेंस फ्यूल हाई लेवल प्योरिटी का ईंधन होता है, जो सामान्य या प्रीमियम पेट्रोल या डीजल से काफ़ी बेहतर होता है। अभी तक भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बेहद महंगे रेफरेंस फ्यूल को
अमेरिका और यूरोप से खरीद रही हैं। आयातित रेफरेंस फ्यूल की कीमत 800 या 850 रुपये प्रति लीटर है। घरेलू स्तर पर रेफरेंस का उत्पादन करने से इसकी कीमत लगभग 450 रुपये प्रति लीटर तक कम हो जाएगी। पेट्रोल रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन पारादीप रिफाइनरी में होगा, जबकि डीजल रेफरेंस का उत्पादन फ्यूल का उत्पादन पानीपत रिफाइनरी में किया जाएगा। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है? तो ये चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चीन। 23 अक्टूबर को Space.com मैगजीन ने खुलासा किया है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है। यह टेलीस्कोप पानी के अंदर मौजूद घोस्ट पार्टिकल्स की खोज करेगा। साल 2030 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह दूरबीन शुरू हो जाएगी। चीन पश्चिम प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह से 11,500 फीट यानी 3,500 मीटर नीचे इस दूरबीन को लगा रहा है। ट्राइडेंट इतना ताकतवर होगा कि 1.17 घन मील यानी 7.5 क्यूबिक किलोमीटर तक घोस्ट पार्टिकल्स को स्कैन कर सकेगा। अभी तक दुनिया का सबसे ताकतवर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर अंटार्कटिका में था, जो 1 क्यूबिक किलोमीटर तक पार्टिकल्स का पता लगा सकता है। घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रॉन्स एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है। इनका भार ना के बराबर होता है और कोई चार्ज भी नहीं होता है। घोस्ट पार्टिकल्स को गैलेक्सी का सबसे मायावी कण कहते हैं। यह इतने बारीक होते हैं कि इन्हें देखना बहुत मुश्किल है। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर कितने डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP लगाने का फैसला किया है? तो $800 रखा गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, $800। यह फैसला 29 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। सरकार ने बफर के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज की खरीद की घोषणा भी की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी ICN का सदस्य कौन बना है? तो इसका नया सदस्य अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बना है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी ICN की 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया है। संचालन समिति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की सर्वोच्च संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क में 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल हैं। यह पहली बार है जब CCI ICN के संचालन समूह का सदस्य बना है और सदस्यता 2 साल के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। यह एक अनौपचारिक आभासी नेटवर्क है जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कानून अधिकारियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना चाहता है। वर्तमान में इसका नेतृत्व जर्मनी के एंड्रियास मुंड कर रहे हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसका गठन हुआ था 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के तहत। इसका उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली प्रथाओं को खत्म करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। CCI में केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों की गोल्फ और साइकिलिंग प्रतियोगिताएं कहाँ आयोजित की जाएंगी? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में गोवा में किया जा रहा है, लेकिन ये जो 2 प्रतियोगिता हैं गोल्फ और साइकिलिंग, इनका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा, नई दिल्ली। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नई दिल्ली। 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा की राजधानी पणजी में 37वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। ये गेम्स गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक खेले जाएंगे। ये खेल गोवा के 5 शहरों में खेले जाएंगे, जिसमें मापुसा, मडगांव, पणजी, पोंडा और वास्को डी गामा शामिल हैं। गोल्फ और साइकिलिंग प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। फुटबॉल, रोल बॉल और कलारीपट्टू और सेपक टकराव को पहली बार नेशनल गेम्स में शामिल किया गया है।
नेशनल गेम्स पहली बार 1924 में तत्कालीन भारत के लाहौर में आयोजित किए गए थे। साल 1938 तक नेशनल गेम्स को इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। स्विस वॉच कंपनी राडो ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कैटरीना कैफ। स्विट्जरलैंड में स्थित राडो लग्जरी वॉच मेकिंग कंपनी है जो अपनी महंगी घड़ियों की वजह से दुनिया भर में फेमस है। राडो की ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद कैटरीना कैफ ने नई सेंट्रिक्स वॉच को लॉन्च किया है। कैटरीना कैफ ने अपना बॉलीवुड डेब्यू साल 2003 में फिल्म बूम से किया था। कैटरीना कैफ का जन्म 19 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। कैटरीना कैफ ने बॉलीवुड के साथ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने आईफा अवार्ड्स और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं। राडो की स्थापना 1917 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लेगनोव स्विट्जरलैंड में स्थित है। राडो के सीईओ मैथियास ब्रेस्चन किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए सबसे कम उम्र के दल को रवाना किया है? तो ये चीन के द्वारा भी रवाना किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चीन। गोबी रेगिस्तान के किनारे पर स्थित जिहुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सेंजू 17 स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष दल को लेकर उड़ान भरी है। तीनों एस्ट्रोनॉट्स जियांग जिनलिन, तांग होंगवो और तांग सेंगजी 6 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद दल का स्थान लेंगे। एस्ट्रोनॉट तांग होंगवो ने साल 2021 में 3 महीने के स्पेस मिशन का नेतृत्व किया था। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को 29 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। 6000 करोड़ चाइनीज यूनान की लागत से बना तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन की ऑर्बिट हाइट 425 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यानी ISS को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। 15,000 करोड़ डॉलर की लागत से बना ISS की लंबाई 109 मीटर है। ISS को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी और रूस की रोसकोस्मोस ने मिलकर तैयार किया था। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी VI का 2023 की तिमाही में नेट लॉस कितने करोड़ रहा है? तो ये लगभग 8.8 हजार करोड़ रुपए इसका लॉस है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8.8 हजार करोड़ रुपए। 26 अक्टूबर 2023 को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी VI ने सितंबर 2023 तिमाही रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई सितंबर के बीच VI कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस बढ़कर 8,737.9 करोड़ रुपए हो गया है। वोडाफोन और आइडिया टेलीकॉम कंपनियों के सम्मिलित होने पर VI बनी थी। VI की स्थापना 31 अक्टूबर 2018 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कुमार मंगलम बिड़ला VI कंपनी के अध्यक्ष हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का सही उत्तर। तो सवाल था, किस नदी को त्सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को इस नाम से जाना जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े प्रमुख बिंदुओं के बारे में। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से भी जाना जाता है। चीन में इसका अन्य नाम यारलुंग त्सांगपो है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्वी और सिंध एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इस नदी की लंबाई सिंध नदी से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर, जिसकी ऊंचाई 7,757 मीटर है, अरुणाचल हिमालय में एक पर्वत है।
के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दियांग के नाम से भी जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, कैनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं। असम घाटी के माध्यम से दक्षिण पश्चिम में ब्रह्मपुत्र के रूप में और दक्षिण में बांग्लादेश के माध्यम से जमुना के रूप में बहती है। भारत की यमुना अलग है, इससे भ्रमित ना हो। विशाल गंगा डेल्टा में यह गंगा में विलीन हो जाती है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है और बाद में मेघना बन जाती है, अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कवि के रूप में किस कवि द्वारा लिखी गई थी, जिसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।